टाइप फर्स्ट यहाँ पर आपका है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं वो यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी प्लेलिस्ट को ओपन जरूर कर लेना है। अपने जो सब्जेक्ट हैं वो कमेंट जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपको समय से पहले वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो इसमें हमने हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके पास हिस्ट्री है अपना पढ़ ले। इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे वीडियो लगभग अपलोडेड है, 20 वीडियो पड़े हुए हैं, और उन्हें आप पढ़िए जाके, जरूर देखिए प्लेलिस्ट को ओपन करके। और सोशोलॉजी के भी पढ़े हुए हैं, उनको भी हमने पढ़ाया है, वो भी देख लीजिए। जिसके पास सोशोलॉजी है, कोकरल कोर्स के भी वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें भी आप देखते रहिए, क्योंकि ये भी आपको एग्ज़ाम में देना है। तो इसका तो हम अपलोड कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपको मिलेंगे यहाँ पर। और मैंने एग्ज़ाम पेपर भी है इसमें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ आप उसे देखिए जाके, उसके बाद आप अपना आगे का काम कीजिएगा। तो आइए, क्वेश्चन हमारा था फ्रांस में राष्ट्रीय या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई है उसके बारे में बताइए। यानी कि अंडरस्टैंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल और एब्सोल्यूट मॉनेटरी इन फ्रांस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप इस तरीके डालना है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट इन फ्रांस। तो अब इसी में आपको समझना है, यहाँ से समझ लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि लुईस फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का विकास बहुत धीमी गति से हुआ, यानी कि बहुत ही हल्के हल्के। 16वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के राजा की सत्ता पेरिस और उसके आसपास के प्रदेश में सीमित थी। यानी कि इससे पहले 16वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा की जो सत्ता थी वो पेरिस के और उसके आसपास के जो प्रदेश हुआ करते थे उन्हीं के तक सीमित थी उनकी। ठीक है, सामंती जागीरों को एक केंद्रीयकृत राज्य के रूप में संगठित करने में 5 शताब्दियाँ बीत गईं। ठीक है, यानी कि कम पड़ गईं। शतवर्षीय युद्ध का फ्रांस की नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और देश के पश्चिमी प्रदेश, यानी कि जो देश था इनका, उसके पश्चिमी प्रदेश में क्या हुआ, इंग्लैंड के राजाओं, ठीक है, इंग्लैंड के राजाओं के नियंत्रण से मुक्त हो गए। और क्या हुआ, जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो गया। वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजतंत्र की आवश्यकता का अनुभव करने लगी। यह युद्ध के दौरान राजा ने अन्य कई तरीकों से अपनी शक्ति बढ़ा ली, जैसे उसकी निरंकुशता के मार्ग में चर्च भी एक बड़ा रोड़ा था। 1438 ईस्वी में राजा ने एक आदेश जारी किया कि चर्च का शासन फ्रांस के बिशपों की एक परिषद के हाथों में होगा। मतलब चर्च का शासन होगा वो चर्च के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंडर नहीं होगा, वो होगा किसके हाथों, बिशपों, फ्रांसीसी बिशपों के एक परिषद के हाथों में होगा, जिनकी नियुक्ति पर राजा का नियंत्रण रहेगा। इस प्रकार राजा एक प्रकार से चर्च का प्रमुख बन गया। भाई उसके अंडर आ जाएगा तो राजा ही चर्च का प्रमुख बन जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि युद्ध के दौरान राजा ने स्थायी सेना के व्यय के लिए ताइले नाम की एक भूमि कर लगाया था और संसद ने उसे स्वीकृति दे दी। वह कर स्थायी कर दिया गया, यानी आपको हमेशा देना है और युद्ध के बाद भी वसूल किया जाता रहेगा। इससे राजा संसद, यानी कि एस्टेट जनरल के नियंत्रण से मुक्त हो गया, और क्योंकि धन के लिए उसे अब किसी का भी मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसको मिल चुका है। अगला, शतवर्षीय युद्ध के बाद लुई 11वां, इनकी जो एक राजा थे लुई प्रथम, लुई 12वां, तो लुई 11वें जिनका जन्म 1461 से लेकर और 1483 तक उन्होंने शासन किया। तो इसमें क्या हुआ कि लंबे अरसे तक ये अपने राज्य पर बने रहे
उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या किया, हिंसा, घूस, छल कपट आदि सभी उपायों को मतलब इस्तेमाल किया या उसमें आजमाए। जब सामंती ने उनके खिलाफ विद्रोह किया तो क्या किया उसने, उनकी अनेक मांगें मान ली गई जैसे, किंतु हुआ क्या, विद्रोह शांत हो गया तो उसने अपने वचन का पालन नहीं किया। जैसे कि आज की सरकार, वो कहती कुछ है, अगर आपने तैयार हो गए उसके बाद कहेगी हमने कहा ही नहीं। तो ऐसे ही इस राजा का हाल था। पहले इसने विद्रोह को कम करने के लिए, शांत करने के लिए किया, ठीक है हम आपकी सारी मांगें मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर नहीं माना। लुई 11वें का सबसे बड़ा शत्रु बरगेंडी का ड्यूक चार्ल्स द बोल्ड था। उसका फ्लैंडर्स नीदरलैंड आधुनिक काल में अगर समझें तो है आधुनिक में हॉलैंड भी ना, बेल्जियम और लंगेसबर्ग, ये फ्रांस नीदरलैंड के पार्ट हैं, पर इनका अधिकार था, इसीलिए उसकी यूरोप के सभी धनी शासकों में गिनती होती थी। 1477 में चार्ल्स की मृत्यु हुई। लुईस ने बरगंडी का बड़ा भाग छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में अपने परिवार की उसने खूब अच्छे तरीके से बढ़ोतरी की। और इसके बाद क्या हुआ कि अजेबिन शाखा के प्रदेशों को जिसमें अंजू और प्रीवेंस सम्मिलित थे, इनको हस्तगत कर दिया। दक्षिण में उसने अपने राज्य की सीमाएं परनीज एक पर्वतमाला, एक पर्वत का नाम है, तक बढ़ा ली। लुई के पुत्र चार्ल्स अष्टम ने क्या किया, 1483 से लेकर 1498 तक शासन किया। इसने क्या किया, ब्रिटेन की राजकुमारी से विवाह कर लिया और पश्चिमी जागीर को भी अपने अधिकार में कर लिया। किसने, लुई 11वें के पुत्र ने। धीरे धीरे फ्रांस में केंद्रीकृत राजनीतिक संस्थाओं की जड़ें जमने लगीं। यद्यपि विभिन्न प्रांतों में उन्हें फ्रांस के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। स्थानीय संस्थाएं, रूढ़ियाँ कुछ समय तक कायम रहीं, किंतु अब राजा को पूरे फ्रांस का स्वीकार कर लिया जाने लगा और कानून न्याय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना जाने लगा। राजाओं को विघटनकारी सामंती प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद करना पड़ता, और इस काम में मध्यम वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं या फिर मिडिल वर्ग कहते हैं, उसे बहुमूल्य सहायता दी थी। बदले में उन्हें अनेक प्रकार से राजनीतिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई, यानी कि वो आज़ाद हो गए। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय साहित्य का सूत्रपात हुआ, मतलब कि शुरुआत हुई राष्ट्रीय साहित्य का, और देशभक्ति की भावनाएं जिनका केंद्र था पनपने लगी, यानी कि बढ़ने लगी। इंग्लैंड की भांति फ्रांस भी मजबूत शासन की दिशा की ओर अग्रसर होने लगा था। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसमें एक क्वेश्चन आपको और बताने हैं, पेपर सेकंड में ही चल रहा है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हम अपलोड कर चुके हैं। 15वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय के कारण, मतलब हुआ क्यों ऐसा, ठीक है, ये हम करा चुके हैं, ये अपलोड हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक और देख लें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपलोड हो चुका है। ये प्ले लिस्ट में आपको ओपन करके जरूर देखना है, ठीक है, और जिससे कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। हाँ, इसको देखते हैं। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में धार्मिक संरचना की व्याख्या, चलिए ये भी हो चुका है, चलो फिर भी इसे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लग रहा है भाई, चलो आओ इसको भी देख लेते हैं। और इसमें इकाई आ गई सेकेंड, तो सेकेंड में है यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ उसको लिखना है आपको।
तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। इसे समझिए कि सबसे पहले पुनर्जागरण जो है वो यूरोप महाद्वीप के इटली नामक देश में हुआ था, जो आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न था, यानी धनी था। इटली से पुनर्जागरण की लहर यूरोप के अन्य देशों की ओर फैल गई। इटली, इंग्लैंड पुनर्जागरण की लहर में विशेष रूप से प्रभावित हुए। इटली में पुनर्जागरण तुर्कों द्वारा यूनानियों पर किए गए अत्याचारों के परिणाम स्वरूप अनेक यूनानी विद्वान और विचारक अपना देश छोड़कर पलायन करने के लिए विवश हो गए। अनेक यूनानी विद्वानों और विचारकों ने कुस्तुतुनिया की अराजकता पूर्ण दशा से प्रसन्न होकर इटली में शरण प्राप्त कर ली, यानी वो इटली में चले गए। उस समय इटली का यूरोप का एक समृद्ध देश था। इन इटली जो था उस समय यूरोप महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश था, यानी धन संपन्न देश था वो। यूनानी विद्वानों और विचारकों ने को यहाँ पर शरण प्राप्त करने के लिए करने के पश्चात क्या हुआ, अपने विचारों को प्रसारित करने का अवसर प्राप्त हो गया। ये वो अपने विचारों को भी प्रसार कर सकते हैं। इन विद्वानों के इटली में आने के बाद अनेक यूनानी लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखी जाने लगी, लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों द्वारा लैटिन व यूनानी भाषाओं के अध्ययन हेतु अनेक विद्यालय भी स्थापित हुए। आगे क्या हुआ इसमें वो देख लेते हैं फटाफट। इटली के इन विद्वानों के द्वारा के कार्यों से अधिक प्रभावित हुए यूनानी विद्वानों में इटली में आने के बाद यूनानी व लैटिन भाषा यानी लैटिन साहित्य की विशेष प्रगति हुई। उसमें जब ये लोग आए तो लैटिन साहित्य में काफ़ी प्रगति हुई। कुस्तुतुनिया तुर्कों के आक्रमण से पूर्व शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, किंतु तुर्कों के आक्रमण के बाद यूनानी विद्वानों ने इटली पलायन करके आने के बाद वो लोग इटली चले गए। इटली प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। इन्हीं कुस्तुतुनिया पर जब आक्रमण हुआ था उससे पहले ये बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र था, लेकिन जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो ये लोग चले गए इटली। अब इसके बाद में नंबर आ गया, इटली सबसे अच्छा केंद्र बन गया। इस दौरान इटली के दो राज्यों फ्लोरेंस और रोम की विशेष रूप से उन्नति हुई। कारण क्या था इसका? 1453 में कुस्तुतुनिया से पलायन करने वाले विद्वानों में से अनेक विद्वान फ्लोरेंस में बस गए। इसे विद्वानों के द्वारा अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई और इन विद्वानों के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही इटली और फ्लोरेंस नगर शिक्षा एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। इटली में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रोम था और रोम में भी अनेक विद्वानों ने कुस्तुतुनिया से भागकर शरण प्राप्त की थी। पोप निकोलस पंचम ने अपने विद्वानों को उदार आश्रय देना प्रदान किया। पोप की विशेष अनुकंपा से यहाँ एक विशाल पुस्तकालय की भी स्थापना हो गई थी जो कि वेटिकन के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखते पुनर्जागरण इंग्लैंड में पुनर्जागरण। अब इंग्लैंड में क्या हुआ था? इन रेनेसां इन इंग्लैंड पुनर्जागरण की लहर इंग्लैंड में भी पहुंच गई। 15वीं शताब्दी में हम्फ्री, ड्यूक ऑफ ग्लौस्टर एंड टिप्सपॉट ऑफ ऑफ वास्टर जैसे व्यक्ति पुनर्जागरण की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके बाद ज़्यादा प्रभावित थे। इसी संबंध में लिखा है, क्या लिखा है? पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें कुछ मध्यकालीन इतिहास था, कुछ अस्पष्ट था, कुछ अन्य आधुनिक और कुछ अन्य स्वयं में विशिष्ट थे कुछ तत्व। इसमें एक आधुनिक युगों के बीच में रिक्त स्थान को पाट दिया गया, परंतु इसके साथ ही महान राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक जागृति
का सांस्कृतिक काल भी इसको कहा गया था। इसी के बारे में रॉबर्ट इंटरगैंग का कहना है, सॉरी इरगैंग का कहना है कि पुनर्जागरण के लिए उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, व्यापक रूप से निराशा का अभिप्राय मध्य प्रदेश से वर्तमान युग में प्रारंभ करने के लिए उनके सभी मतलब परिवर्तनों में से जिनके द्वारा इनकी सामंती शाही का पतन हुआ हो, प्राचीन साहित्य का अध्ययन छापे खाने के बाद आरंभ हो गया। बारू तथा कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों द्वारा अमेरिका की खोज के बाद प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ हो जाता है। सीमित रूप से इनका अभिप्राय विशेष सांस्कृतिक परिवर्तनों से है, जो कि 1300 से लेकर 1600 तक चला था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हैं नेहरू जी। अच्छा, नेहरू जी क्या कहते हैं, इनका मत क्या है। नेहरू जी का मत है कि पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान, साहित्य आदि रूपों के बीच की भाषा का विकास है। और सेपाइन के अनुसार इन्होंने ये भी एक वो हैं साहित्य शास्त्र के विचारक। तुलगा पुनर्जागरण एवं संयुक्त अभिव्यक्ति है, जिसका प्रयोग मध्यकाल के अंत में और आधुनिक काल के आरंभ के समय दृष्टिगोचर के सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया है। लाल बहादुर वर्मा ने लिखा है कि कोई समाज किसी विशेष काल में जागृत होता है और फिर भी किन्हीं कारणों से वह समाज अंधग्रस्त हो जाता है। कुछ शताब्दियों के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं और चेतना वापस चली जाती है। विचारों और कलाओं के क्षेत्र में फिर से जीवन लौटता वापस दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए इतिहासकार उसे पुनर्जागरण का संज्ञा देते हैं। इन विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार कहा जा सकता है कि पढ़ने लगता है इसमें पढ़ने लगता है और इतिहासकार उसे पुनर्जागरण की संज्ञा देता है। इन विभिन्न विद्वानों के कथनों के स्टेटमेंट पर यह भी कहा जा सकता है कि यह तो मानव मस्तिष्क की एक अनोखी जिज्ञासापूर्ण स्थिति थी। इसके फलस्वरूप प्राचीन अंधविश्वासपूर्ण विचारों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई और अधिकांश उन पर टूट पड़े। बातों का बीजारोपण हुआ, जिनकी झलक में हमें आधुनिक युग दिखाई देने पड़ते हैं। अब आगे इसकी देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। इसमें विशेषताओं में कोई खास लिखना है, यहाँ देखो डिटेल दी हुई है। पहली विशेषता क्या हुई थी पुनर्जागरण की, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिल गया। ठीक, इसके आगे लिख देना, जो दिख रहा है यहाँ पर वही लिख देना है। अगला काम है इसमें स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का विकास। ये हेडिंग डालोगे और लिखोगे पुनर्जागरण में व्यक्ति की अंधविश्वासों व इन परंपराओं धार्मिक बंधनों से छुटकारा दिलवाया जाता है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके बाद
मानवतावाद का विकास। तो ये सब लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, उसी हिसाब से काम करना है। अगला है देसी भाषाओं का विकास, मतलब देश की भाषाओं का विकास। जैसे पुनर्जागरण में देसी भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में अभी तक केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही ग्रंथों की महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह आपको दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट आपका है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप में अनेक प्रकार का उत्कर्ष था। इन राज्यों में प्रत्येक को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए गए। अब आपका आता है विचारों का विकास। वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ, कला में यथार्थता आई, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद। पुनर्जागरण काल के कारण व्यवसाय वाणिज्य लोगों की रुचि बढ़ने लगी। यही ना खुजवाने के लिए ऊपर गए घुटने का के लिए। अरे चल रहा सुन रही हुआ। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, व्यवसायी लोगों में जैसे विकास हुआ, तत्कालीन समाज में व्यवसायी, बैंकर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिकों का क्रेज बढ़ा। वाणिज्यवादी नीतियों तथा शासकों के समर्थन में पूंजीपति द्वारा अंततः उन पर नियंत्रण कर लिया गया। अगला है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। कुछ राष्ट्रीय राज्य भी स्थापित किए गए। अगला है शिक्षा में सुधार किया गया। तो ये पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट। बाकी आप देख रहे हैं पुनर्जागरण के दौरान साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति पर आप प्रकाश डालिए। तो ये आपको मिलेगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जुड़िएगा, आप सभी जुड़िएगा। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए और अपने 5 दोस्तों में वीडियो को जरूर भेजिएगा। थैंक यू।